Hi everyone, welcome to the lecture 6 of differential geometry. So in this lecture we are discussing a very important form of a curve which is known as helix. What is helix we are discussing in this video. So a helix is a space curve which is traced on the surface of a cylinder and cuts the generator at a constant angle say alpha. हेलिक्स बेसिकली क्या है, स्पेस में कोई कर्व है, ठीक है, बट कैसी कर्व है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो एक सिलेंडर के सरफेस पे ड्रॉ की गई है और जिस सिलेंडर के सरफेस पे वो ड्रॉ की है वो उसके जनरेटर को एक कांस्टेंट एंगल पे कट करती है। 3D में ये चीज़ इमेजिन करना थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, पर पहले एज्यूम कर लो कोई आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर पे कोई आपने कर्व ड्रॉ कर दी उसके सरफेस पे, ठीक है, उसके सरफेस पे आपने कर्व ड्रॉ की और वो कर्व क्या करती है, जो उसका जनरेटर है जिससे वो सिलेंडर जनरेट हुआ है उस जनरेटर को वो कांस्टेंट एंगल पे कट करती है, ठीक है। 3D पे थोड़ा बताना टिपिकल है, हम 2D पे थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे। लेट अस सपोज दिस इज आवर सिलेंडर, 3D में जूम करना है, ठीक है, 2D पे वैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब कोई भी सिलेंडर है उसका जनरेटर होता है, एक लाइन होती है जो उसको जनरेट करती है, एक स्ट्रेट लाइन। लेट अस सपोज ये उस सिलेंडर का जनरेटर है, ठीक है, क्योंकि जब ये रोटेट करेगी 3 डायमेंशन में तो क्या जनरेट होगी, एक सिलेंडर जनरेट होगी ना इसके लोकस से। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई पोल है, ये पोल रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट करने के बाद वो वापस से उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उससे जो एक वॉल्यूम जनरेट होगी वो क्या होगी, सिलेंडर होगी ना, फाइन। अब इस सरफेस पे, सरफेस मतलब उसके आउटर जो हिस्सा है उस पर मैंने क्या ड्रॉ की, एक कर्व ड्रॉ की, लेट अस सपोज ये है वो, ठीक है। अब इस स्पेस कर्व को मैं हेलिक्स कब कहूँगा, अगर ये इस सिलेंडर के जनरेटर को एक कांस्टेंट एंगल पे कट करती है। अब ये कैसे कट करेगी, कट करने का मतलब है इसका जो टेंजेंट है ना वो इसके जनरेटर के साथ क्या बनाता है, कोई भी कांस्टेंट एंगल, लेटस से अल्फा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में यूनिट टेंजेंट आपने निकाला था, ठीक है, जो किसके इक्वल था, आर डैश के इक्वल था। और ये लेटस सपोज जनरेटर है जिसको मैंने ए वेक्टर से डिनोट किया है, ये सिलेंडर की वो जनरेटर है, फाइन। अगर वो स्पेस कर्व जिसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर इसके जनरेटर के साथ कांस्टेंट एंगल क्रिएट कर दे, कांस्टेंट एंगल क्रिएट करने का मतलब क्या है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, कुछ कांस्टेंट, ठीक है, तब हम इस स्पेस कर्व को क्या बोलेंगे, हेलिक्स बोलेंगे। और इस स्पेस कर्व की अलग से करेक्टराइजेशन भी होगी, अगर यहाँ पे सिलेंडर का बेस सर्कुलर है। अब सिलेंडर का बेस कैसा भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो इलिप्टिकल भी हो सकता है, वो पैराबोलिक भी हो सकता है। मींस जब आप सिलेंडर देखते हो, अब ज़रूरी तो नहीं है ना उसका बेस ऐसे बिल्कुल सर्कुलर शेप में हो, इस टाइप से 3D में उसका बेस इलिप्टिकल भी हो सकता है कुछ इस टाइप से, ठीक है, उसका बेस हाइपरबोलिक भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, कैसा भी बेस हो सकता है सिलेंडर का। अगर इन स्पेसिफिक वो ऐसा सर्कुलर बेस है, जैसे आप ग्लास लेते हो ना पानी का, तो पानी के ग्लास में नीचे सर्कुलर बेस होता है, अगर आप उसको ऊपर से ढक देते हो किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से तो वो एक टाइप से सर्कुलर सिलेंडर को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। तो उस केस में वो कर्व जो इसके जनरेटर के साथ कांस्टेंट एंगल क्रिएट करेगी उसको हम सर्कुलर हेलिक्स बोलेंगे। तो उस हेलिक्स की करेक्टराइजेशन क्या हो गई, सर्कुलर हेलिक्स। अगर वो पैराबोलिक बेस है तो पैराबोलिक हेलिक्स बोल लेंगे, अगर वो हाइपरबोला है बेस तो हाइपरबोलिक हेलिक्स बोल लेंगे, ठीक है। बट हमें इन जनरल सर्कुलर हेलिक्स का ही आगे डिस्कशन करना पड़ेगा। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है। इसको जस्ट 3D में एज्यूम करना, बना हम बेशक 2D पे रहे हैं, ठीक है।
देखो मैंने आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दी कि जो टेंजेंट है हेलिक्स पे वो कांस्टेंट एंगल क्रिएट करती है, वो भी फिक्स डायरेक्शन के साथ। वो फिक्स डायरेक्शन बेसिकली क्या है, जनरेटर या फिर एक्सिस सिलेंडर की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिलेंडर ड्रॉ नहीं किया, आप जस्ट अज्यूम कर लेना। काफ़ी चीज़ें अज्यूम करते हो तो ये चीज़ भी अज्यूम कर लो, यहाँ पे कोई सिलेंडर है। ठीक है, हमने उसके सरफेस पे क्या ड्रॉ की, एक स्पेस कर्व। स्पेस कर्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो 3D में है। ठीक है, अगर 2D पे होता तो हम सिर्फ उसे कर्व कहते, बट 3 डायमेंशन में है तो स्पेस कर्व कहेंगे। अब क्या है कि इसका जो टेंजेंट है वो जनरेटर के साथ, ये जो ए वेक्टर है वो जनरेटर की डायरेक्शन या फिर एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, इसके साथ एक कांस्टेंट एंगल अल्फा बना रहा है। आपको ये पता है कि जो टी कैप है और बी कैप है, बी कैप क्या बताता है आपको, यूनिट बायनॉर्मल वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। टी कैप, एन कैप, बी कैप, याद है ना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल होता है। अगर इतना एंगल मेरा अल्फ़ा है तो इतना कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है, कुछ है ही नहीं इस डेफिनेशन में। नाम थोड़ा स्टाइलिश है हेलिक्स, पर बिल्कुल सिंपल है कि जस्ट जो टेंजेंट वेक्टर है उस कर्व पे वो उस फिक्स्ड डायरेक्शन के साथ एक कांस्टेंट एंगल क्रिएट करे, और जो फिक्स्ड डायरेक्शन है वो आपकी क्या बनेगी, एक्सिस या फिर जनरेटर। क्लियर। थ्योरम आते हैं, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेलिक्स की डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ रही है तो 6 या 8 मार्क्स की कैटेगरी में क्वेश्चन पूछने की भी उतने ही चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि शो डैट फॉर ऑल हेलिक्स कर्वेचर बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद द टोर्शन, this condition is necessary as well as sufficient, means the necessary and sufficient condition for a space curve to be helix is that the curvature and torsion bear a constant ratio। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी कहा जाता है प्रूव डैट इन केस ऑफ हेलिक्स काप्पा बाय टो इज कांस्टेंट। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, बट आपको क्वेश्चन का जजमेंट कर लेना है कि ये हेलिक्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे सर्कुलर हेलिक्स का लिख के भी पूछ सकता है, क्योंकि सर्कुलर हेलिक्स भी तो अल्टीमेटली हेलिक्स ही है ना। अगर पैराबोलिक हेलिक्स लिख दिया, सर्कुलर हेलिक्स लिख दिया, कोई मर्जी हेलिक्स यहाँ पे लिख दे, पर क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली हेलिक्स ही तो है। हेलिक्स जैसे ग्रुप जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसका सब ग्रुप भी तो वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तभी तो वो ग्रुप बनता है। ऐसे ही यहाँ पे जो भी इसके सब टाइप्स के बारे में पूछेगा मीन्स वो इसी के ऊपर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन में हम लेके चल रहे हैं कि हमारी गिवन कर्व हेलिक्स है। प्रूफ क्या करना है, कापा बाय टो को मुझे कांस्टेंट प्रूफ करना है। कापा मीन्स कर्वेचर, टो मीन्स टोर्शन। फाइन, तो मैंने क्या अज्यूम किया कि ए वेक्टर कोई कांस्टेंट वेक्टर है जो कि जनरेटर के पैरेलल है, या फिर आप जनरेटर भी ले सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है जनरेटर ही उठाना, उसके पैरेलल कोई वेक्टर है वो ले लो। और अगर इन दो चीज़ों की जरूर, अगर आप हेलिक्स की बात करो तो मीन्स टी डॉट ए वेक्टर इज कांस्टेंट, यही बात कर रहे हो। ठीक है, तो ए वेक्टर अपने कांस्टेंट वेक्टर लिया जो कि जनरेटर के पैरेलल है, और टी कैप क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है टू द हेलिक्स, और अल्फा क्या है, उनके बीच का एंगल है। मतलब जो अभी भी डायग्राम बनाया सब कुछ वही है। विच द टेंजेंट टू द हेलिक्स मेक विद द वेक्टर ए विच इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ सिलेंडर, मीन्स वो अल्फा जो है वो एंगल है किसका, जो हेलिक्स पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया वो बना रही है किसके साथ, जो वेक्टर पैरेलल है आपके जनरेटर के। ठीक है, क्योंकि चाहे तो आप जनरेटर ले लो या उसका पैरेलल वेक्टर ले लो, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल ही है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। टी डॉट ए, टी डॉट ए निकाल के देखते हैं क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे ए क्या है, टी क्या है, बी क्या है, ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने सपोज कर लिया ए है, कोस ऑफ अल्फा। फाइन, अब मैं क्या करूँगा, इसको एस के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। क्यों, क्योंकि हम कर्व की बात कर रहे हैं और कर्व आर्क लेंथ पर डिपेंड करती है, तो मीन्स उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम कर ही क्या सकते हैं डिफरेंशिएशन के अलावा, आप खुद सोच सकते हैं। ज्योमेट्री डिस्कस होगी, यहाँ तक पूरी ज्योमेट्री थी, आगे डिफरेंशियल वर्ड मीन्स डेरिवेटिव। अगर कुछ समझ ना आए ना तो सबसे पहले कोई भी आर्टिकल करना हो ना उसकी ज्योमेट्री बना लो। ज्योमेट्री क्लियर है, उसके बाद करना क्या, डेरिवेटिव, बस।
अब देखो ए वेक्टर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, सिर्फ टी कैप का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे टी कैप डैश डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब आ गया सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मर्जी आर्टिकल कर लो सैरेट फ्रेनेट यूज होगा ही होगा। जहाँ पे टी कैप का डेरिवेटिव, एन कैप का डेरिवेटिव या बी कैप का डेरिवेटिव पूछो मीन्स सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला। टी कैप डैश किसके इक्वल होता है? कापा एन कैप के इक्वल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। कापा जीरो नहीं हो सकता। अब बोलो क्यों नहीं हो सकता? अगर कापा जीरो हो गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हमारी गिवन कर्व हेलिक्स है, और हेलिक्स कोई स्पेस में कर्व है। ठीक है, कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में कर्वेचर ही जीरो होती है, तो यहाँ पे कर्वेचर तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं बाद में मत कहना कि भाई यहाँ पे तो ये भी जीरो हो सकता था, ये भी जीरो हो सकता था, बट ये जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज आपकी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और हम उसको हेलिक्स मान के चल रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पे क्या जीरो होगा? एन डॉट ए जीरो के इक्वल हो जाएगा, विच शोज डेट किन्हीं भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का अर्थ क्या है? कि वो परपेंडिकुलर है, मींस जो आपका प्रिंसिपल नॉर्मल है, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल, वो उस फिक्स डायरेक्शन के क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और आपको पता है प्रिंसिपल नॉर्मल जो है वो रेक्टिफाइंग प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। वो डायग्राम याद है ना, टी कैप, एन कैप, बी कैप। तो जो एन कैप था वो टी कैप और बी कैप के परपेंडिकुलर है, और टी कैप और बी कैप कौन से प्लेन में आते हैं? रेक्टिफाइंग प्लेन में आते हैं ना। तो मीन्स जो एन कैप है वो रेक्टिफाइंग प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो गया। एक सेम वेक्टर दो चीज़ों के परपेंडिकुलर है, एक वो उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो जनरेटर के पैरेलल ली थी, और एक वो रेक्टिफाइंग प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर भी है, ए वेक्टर सी के परपेंडिकुलर भी है, तो बी और सी कैसे हो जाते हैं? पैरेलल। पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो डेट मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल टू रेक्टिफाइंग प्लेन विच कंटेनिंग टी कैप एंड बी कैप। यही लिखा हुआ है कि बट प्रिंसिपल नॉर्मल इज एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू रेक्टिफाइंग प्लेन, जो भी आपको बताया, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू टी कैप एंड बी कैप बोथ, देयरफॉर जनरेटर ए मस्ट बी पैरेलल टू रेक्टिफाइंग प्लेन। हो गया? अरे सिंपल ही तो है, एन कैप जो है वो आपका परपेंडिकुलर है ए वेक्टर का, एन कैप परपेंडिकुलर है रेक्टिफाइंग प्लेन का। रेक्टिफाइंग प्लेन क्या क्या कंटेन कर रहा है? टी कैप एंड बी कैप। ये इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों पैरेलल। ऑल्सो सिंस ए कैप इज इंक्लाइंड एट अ कॉन्स्टेंट एंगल एट बी कैप। ये कैसे पता चला? जब हम हेलिक्स का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ पे टी कैप जो है वो ए वेक्टर के साथ कुछ कॉन्स्टेंट एंगल बना रहा था, और बी कैप टी कैप के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब 90 में से अल्फा तो ए वेक्टर ने बना दिया, तो बचा कितना? 90 माइनस अल्फा, और हेलिक्स है तो वो अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो 90 माइनस अल्फा भी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। मतलब यहाँ से ही देख लो ना आप, ये 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि ये हेलिक्स है, हेलिक्स का मतलब अल्फा कांस्टेंट, 90 माइनस अल्फा तो ऑल्सो कांस्टेंट। कांस्टेंट में 90 चाहे जोड़ो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि एक बार वैल्यू फिक्स कर दी तो फिक्स ही रहेगी ना। तो यहाँ पे देखिए बी डॉट ए निकाल लेते हैं। बी डॉट ए क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोस ऑफ एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने ए सपोज कर लिया, कोस 90 माइनस थीटा साइन अल्फा। अब इसके बाद क्या करें? ज्योमेट्री फिर से डिस्कस कर ली। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि दोनों ही एस पे डिपेंड कर रहे हैं, बट ए वेक्टर कॉन्स्टेंट है, वो एस पे डिपेंड नहीं करता, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, वो लिखा नहीं है जस्ट। अब उसके बाद क्या करना है? सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला। 3 चीज़ें लगातार डीजी में चलेंगी। सबसे पहले ज्योमेट्री डिस्कस कर लो, उसके बाद डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करने के बाद सैरेट फ्रेनेट। स्टेप्स भी बार बार याद हो जाएंगे करना क्या है। अब बी कैप डैश किसके इक्वल होता है? माइनस टाउ एन कैप के। ये याद रखने पड़ेंगे, चाहे तो आप मैट्रिक्स वाले मेथड से याद रखो, चाहे आप डायरेक्ट याद रखो, बट आपको रेगुलरली यूज़ करने हैं। माइनस टाउ एन कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से या तो टाउ जीरो होगा या एन डॉट ए जीरो होगा। टाउ जीरो हो नहीं सकता, क्यों? अगर टोशन जीरो हो गया तो वो 2D कर्व रह जाएगी। टोशन का मतलब क्या है? ट्विस्टिंग ऑफ अ कर्व, और ट्विस्टिंग कहाँ देखते हैं? 3D में। हमारी हेलिक्स है, अगेन हेलिक्स एक स्पेस कर्व है, ठीक है, उसका कर्वेचर भी नॉन जीरो है और उसका टोर्शन भी नॉन जीरो है। अब अगर उसका टोर्शन जीरो हो गया तो मतलब कर्व में कोई ट्विस्टिंग है ही नहीं है, मतलब
कर्व में वो स्ट्रेचिंग नहीं है, तो डैट मीन्स वो 2D पे ड्रॉ हो रही होगी कर्व। पर हमारी जो गिवन हेलिक्स है वो स्पेस कर्व है, तो उस केस में टोर्शन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आते हैं माइंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन। जब भी हमारा दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो होता है तो ऑब्वियसली माइंड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो फर्स्ट टर्म जीरो होगी या सेकंड टर्म जीरो होगी। पर अगर एक नॉन जीरो हो गई तो दूसरी तो अल्टीमेटली जीरो होगी ना। कोई भी नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ज़ीरो आ जाए, ऑब्वियसली ज़ीरो से, तो ये ज़ीरो है। अब क्या करें, इसका डेरिवेटिव ले लें एन डॉट ए का। मतलब क्या है, डीजी में आप चाहे सीधे रास्ते से जाओ चाहे उल्टे रास्ते से जाओ, आपने अल्टीमेटली पहुंचना यहीं तक है। आपने टी डॉट ए करके देखा, वहाँ से भी यही आया था, एन डॉट ए ज़ीरो के इक्वल। वहाँ पे पहले आपने डॉट प्रोडक्ट को सोल्व किया था, डेरिवेटिव लिया था, सैरेट फ्रेनेट यूज़ किया था, वहाँ से भी यही आया। और आपने बी कैप वाला मेथड भी ले लिया, क्योंकि कहीं सोचते हैं ना कि चलो हम हेलिक्स ले रहे हैं तो टी और ए का कांस्टेंट एंगल बनेगा, तो हम उससे प्रोसीड करते हैं। और कोई सोच रहे भाई बी और ए का भी तो कांस्टेंट एंगल ही बना, अगर टी और ए का बन रहा है तो मैं इस वे से सोल्व करूँगा। चाहे दोनों तरीक़ों से आ जाओ, पहुँचना सेम रास्ते पे है। ठीक है, ये आपका बेनिफिट है डीजी का। अगर किसी को ज्योमेट्री क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो वो चाहे डायरेक्टली पहुंच जाए या इनडायरेक्ट वे में पहुंच जाए, पहुंचेगा वो सेम टर्म पे। अब एन टू टी ज़ीरो आ गया, जहाँ पे भी लगे अब डीजी में क्या करें, डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू एस, और वहाँ पे लगा दो सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला। ईजी है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा। एन टू टी ज़ीरो आ गया तो डेट मीन्स डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, ये कॉन्स्टेंट है, इसका नहीं होगा, तो डी एन बाई डी एस डॉट ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और एन कैप डैश किसके इक्वल होता है, टो बी माइनस कापा टी कैप सैरेट फ्रेनेट डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। टाउ कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा बी डॉट ए माइनस कापा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब समझ आया, हम पहले बी डॉट ए निकाल रहे थे, टी डॉट ए निकाल रहे थे, वो निकालने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी बी डॉट ए की वैल्यू ए साइन अल्फ़ा, टी डॉट ए की वैल्यू ए कोस अल्फ़ा। हम देख भी सकते हो पीछे यही निकली है, ए कोस अल्फ़ा फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इनकी वैल्यूज़ पुट अप कर दो, कर दी पुट। अब यहाँ से कापा बाय टू ईजिली आपका निकल जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, साइन बाय कोस विच इज़ टेन अल्फ़ा। ए से तो एक कट ही जाएगा। अब अल्फ़ा क्या था, कोई भी कॉन्स्टेंट एंगल था। ठीक है, मान लो अगर वो 30 डिग्री होता तो उसकी वैल्यू 1/√3 आ जाती, 45 होता तो 1 आ जाती, 60 होता तो √3 आ जाती। ठीक है ना, कोई भी कॉन्स्टेंट एंगल है तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, वो कॉन्स्टेंट आ गया। tan ऑफ कॉन्स्टेंट एंगल इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से कर्वेचर और टोर्शन का रेशियो क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, जो कि ये शो करता है कि अगर हमारी कोई कर्व हेलिक्स है या सर्कुलर हेलिक्स है, पैराबोलिक हेलिक्स है, कोई सी भी हेलिक्स है, उस केस में कर्वेचर और टोर्शन का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चाहे कर्वेचर उस कर्व का जितना मर्जी हो, चाहे वो जितनी मर्जी बेंड हुई हो, चाहे वो जितनी मर्जी 3D में ट्विस्ट हुई हो, बट उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, बस प्रोवाइडेड आपको अगर डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली प्रोसीड कर सकते हो। हर डायरेक्शन में प्रोसीड करने का फ़ायदा क्या है, क्लैरिटी अच्छी मिलती है। आपको लग रहा होगा भाई हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे भी कर रहे हैं, पीछे भी सेम चीज़ की, पर बेनिफिट है ना, आपको क्लैरिटी कितनी अच्छी हुई इस टॉपिक की वो सोचो। आप सेम एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको डेफिनेशन बता दी जाए टी डॉट ए कॉन्स्टेंट होता है, आप वही रट लोगे और आप वही लिख दोगे, टी डॉट ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहाँ से ए आ गया और यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये सोच रहे हो ना यहाँ पे फिर बी डॉट ए आएगा, इसका क्या करें, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करोगे अल्टीमेटली आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। पर फिर आप ये सोचोगे वहाँ पे 90 माइनस अल्फा एंगल कैसे बना। चलो अगर बाय चांस आपने डायग्राम को रट भी लिया कि बी डॉट ए का 90 माइनस अल्फा एंगल बनता है, तो साइन अल्फा आ जाएगा। बट फिर इस चीज़ की क्लैरिटी कहाँ से आएगी कि भाई आप चाहे सीधे रास्ते चलो या फिर उल्टे रास्ते चलो, पहुँचना सेम डायरेक्शन में। सो वो चीज़ है। तो इसको करने में हमारे बेसिक क्या क्या स्टेप्स रहे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ साथ जब हमें ज्योमेट्री क्लियर हुई, उसके बाद हमने देखा
टी डॉट ए भी कांस्टेंट है, बी डॉट ए भी कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्या आया, एक में ए कोस अल्फा है, एक में ए साइन अल्फा है। दोनों के जब हमने डेरिवेटिव किए बाद में सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला यूज़ किया तो हमने देखा एन डॉट ए दोनों केस में ज़ीरो आ रहा है, दोनों केस में ज़ीरो आ रहा है। फिर हमने वापस से उसका डेरिवेटिव लिया, क्योंकि अगर वापस से डेरिवेटिव लेंगे तभी हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, बट ये तो नेसेसरी कंडीशन होगी। अभी तक हमने क्या प्रूव किया, अगर कर्व हेलिक्स है तो कापा बाई टू कॉन्स्टेंट होगा। अब हम कापा बाई टू को कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे और कर्व को क्या प्रूव कर देंगे, हेलिक्स। हेलिक्स प्रूव करने के लिए क्या प्रूव कर दो, या तो टी डॉट ए को कॉन्स्टेंट प्रूव कर दो या बी डॉट ए को कॉन्स्टेंट प्रूव कर दो। अगर ये कर दिया तो कर्व हेलिक्स है। ठीक है, अब हेल्प किसकी लें, हमें तो कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कापा बाई टू इज कॉन्स्टेंट विच इज़ सी, इतना पता है। सैरेट फ्रेनेट ने जो फॉर्मूले दिए हैं वो किस दिन काम आएंगे, यूज़ कर लो। एक टी कैप डैश के लिए और एक बी कैप डैश के लिए। अब टी और बी के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम हेलिक्स की बात करते हैं तो या तो टी डॉट ए कॉन्स्टेंट होता है या फिर बी डॉट ए कॉन्स्टेंट होता है, तो ओब्वियसली इन्हीं से रिलेटेड सैरेट फ्रेनेट का यूज़ करेंगे ना। तो हमने सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला लिया, टी कैप डैश कापा एन कैप, बी कैप डैश माइनस टाउ एन कैप। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो ये बी कैप डैश है इससे इसको सी से मल्टीप्लाई कर दी। ये जो कांस्टेंट था ना, इससे मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दी और मल्टीप्लाई करके मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जस्ट कैलकुलेशन है, टी कैप डैश प्लस सी इंटू बी कैप, तो ये क्या है, कापा एन कैप माइनस सी टाउ एन कैप। अब यहाँ से आप क्या लोगे, एन कैप कॉमन आ रहा है, ले लिया, तो कापा माइनस सी टाउ, और कापा माइनस सी टाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, ज़ीरो। देखा आपने, हमने कैलकुलेशन इस तरह से की ताकि राइट हैंड साइड मेरी क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। अभी दोनों सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला थे। इसके बाद आप क्या सोच सकते थे कि जो मेरा कापा है ना वो सी टाउ के इक्वल है। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कापा की वैल्यू रख लेते, सी टाउ, वहाँ से भी क्लियर हो जाता आपको, और फिर वहाँ से सब्सटीट्यूशन करते, जैसे भी करते आपका ये रिज़ल्ट आ जाता। ठीक है, डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। डेरिवेटिव का इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और विद रिस्पेक्ट टू एस ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एस ऑफ टी कैप प्लस सी इंटू बी कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो डेट मीन्स ये क्या रही होगी, कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट कांस्टेंट लिख सकते हैं इसको, या फिर इंटीग्रेट करेंगे तब भी कांस्टेंट आ जाएगा। ये चीज़ तो पता है ना बेसिक डिफरेंशिएशन में, कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो डेट मीन्स वो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। पर हमारे यहाँ पे वेक्टर आइडेंटिटीज़ है, तो वो कांस्टेंट जो होगा वो एक वेक्टर होगा। गलती से स्केलर मत लिख देना, मोस्टली गलतियाँ यही करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा के आते, उनको लगता है भाई स्केलर आया तो हम स्केलर ए लिखेंगे, पर ये तो देखो इंटीग्रेंड क्या है, वेक्टर है, तो ये भी तो वेक्टर ही आएगा ना, तो वो चीज़ है कांस्टेंट वेक्टर। अब इसके बाद मैं क्या लूँगा, टी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा, क्योंकि मुझे बी कैप नहीं चाहिए, या तो मुझे टी कैप डॉट ए कैप चाहिए या फिर बी कैप डॉट ए कैप चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, मैं इजी वाला तरीका ले रहा हूँ, मैं टी डॉट ए को कांस्टेंट दिखाना चाहता हूँ, वहाँ से भी मेरा हेलिक्स प्रूव हो जाएगा। पर बी कैप तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, किसी चीज़ को वेक्टर में ख़त्म करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लो। अगर आपको पता है टी कैप के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो बी डॉट टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है। जैसे ही ज़ीरो हुआ टी डॉट टी क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी डॉट ए। हो गया ना काम आसान। अपने काम को कैसे आसान करना है ये जस्ट आपको सोचना है। अगर ये सोच लिया तो आगे प्रूफ कुछ नहीं है। टी डॉट ए वन, वन क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से क्या शो हुआ कि जो आपका टी कैप है वो ए वेक्टर के साथ एक कांस्टेंट एंगल बना रहा है, और ए वेक्टर क्या था, एक फिक्स डायरेक्शन थी जो अपने जनरेटर के पैरेलल ली हुई थी। तो इसका मतलब आपकी गिवन कर्व क्या है, हेलिक्स है। तो हमने क्या प्रूव किया, अगर मेरा कर्वेचर और टोर्शन एक कांस्टेंट रेशो बियर करते हैं, मीन्स उनकी एक कांस्टेंट रेशो है, तो मेरी कर्व क्या होगी, हेलिक्स होगी। ठीक है, सो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी हेलिक्स इज दैट its curvature and torsion are in constant ratio. Fine. सेकेंड वाले में हमारे पास ले दे के क्या था, कापा बाई टू कॉन्स्टेंट दे रखा था, जस्ट इतना दिया हुआ था। पर हमारे पास हमें पता है सैरेट फ्रेनेट है, मैंने टी कैप डैश और बी कैप डैश वाले यूज़ कर लिया, क्योंकि
हेलिक्स के केस में टी डॉट ए की बात करते हैं, बी डॉट ए की बात करते हैं, वो मैंने दोनों ले लिया। फिर मैंने देखा कि इनको थोड़ा सा एक साथ कैसे लाया जा सकता है। उसके लिए मैंने जो बी कैप डैश था उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड ऑन कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ, डेरिवेटिव ज़ीरो बन गया। कैसे बना, क्योंकि कापा बाई टू कॉन्स्टेंट दे रखा था, तो कापा इज इक्वल टू सी टाउ आ गया। जहाँ जब मैंने कापा को सी टाउ पुट किया तो वो जीरो होगी राइट साइड के जीरो होते ही डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज जीरो, मीन्स दिस इज कॉन्स्टेंट वेक्टर। जैसे ही कॉन्स्टेंट आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, या तो टी डॉट ए ले लो या बी डॉट ए ले लो। अगेन आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। अगर आप यहाँ पे बी डॉट ए लेना चाहते थे तो आपको बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराना था। आपकी इच्छा है, आप जैसा मर्जी करना चाहो कर सकते हो। मैंने टी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया ताकि ये वाली टर्म जीरो बन जाए, ये वन हो जाए, और ये टी डॉट ए कॉन्स्टेंट आ गया, तो डेट मीन्स हेलिक्स है। अगेन अगर कभी भी लाइफ में प्रूव करना हो कोई भी गिवन कर्व हेलिक्स है, बाय डेफिनेशन तो क्या है, टी डॉट ए कॉन्स्टेंट। बट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कर्व को हेलिक्स प्रूव करना है तो उसका कर्वेचर निकाल लो, उसका टोर्शन निकाल लो और उनको कांस्टेंट प्रूव कर दो। और कर्वेचर और टोर्शन आपको पीछे पता है, उनके फॉर्मूलाज हैं कि हम कैसे कैलकुलेट और फाइंड आउट करते हैं। सर्कुलर हेलिक्स, अगेन ये चीज़ बता दी गई थी। एक कर्व है जिसको सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है, वो सिलेंडर जिसका बेस कैसा हो, सर्कुलर हो, फाइन, और वो जनरेटर को एक कांस्टेंट एंगल पे कट करेगा। सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन होती है, वो आप याद रख लेना, मींस ये वो पाथ है जो कर्व ने ट्रेस किया है। आर वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट जिसने हेलिक्स को ट्रेस किया है। एक्स डायरेक्शन में ए कोस थीटा, वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा, जेड डायरेक्शन में ए थीटा कोट अल्फा। तो याद रहेगा आर वेक्टर इन केस ऑफ सर्कुलर हेलिक्स पोजीशन वेक्टर इज ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, ए थीटा कोट अल्फा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि कर्वेचर और टोर्शन जो है सर्कुलर हेलिक्स आपको दे रखी है, यहाँ पे थीटा को जस्ट टी से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, जो जेड डायरेक्शन में ए थीटा कोट अल्फा उसको जस्ट बी इंटू टी लिख दिया गया है। ठीक है, हेलिक्स है तो अल्फा तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक कांस्टेंट नंबर है कुछ, तो ए इंटू समथिंग टी। पहचान लेना है कि कर्व कौन सी है, इसका कर्वेचर निकालो, इसका टोर्शन निकालो। और अगेन अगर आप कर्वेचर बाय टोर्शन निकाल के देखोगे तो कांस्टेंट आएगा, वो आप करके भी देखना, ए बाय बी आ जाएगा शायद, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि ये कर्व कैसी है, हेलिक्स है। वैसे तो दे ही रखा है, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप पहले पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक बार। अगेन यहाँ पे क्या है, आपका टी है वेरिएबल पैरामीटर, तो यहाँ पे हम डैश से डिनोट नहीं कर सकते, डैश सिर्फ एस के लिए है। अगर वेरिएबल पैरामीटर यहाँ पे आर्क लेंथ होता तो मैं डैश से डेरिवेटिव डिनोट करता है। यहाँ पे टी है तो मैंने डॉट लिया। चलो कर ही लेते हैं, अब डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन टी ए कोस टी बी, तो दोबारा डेरिवेटिव माइनस ए कोस टी माइनस ए साइन टी ज़ीरो, फिर कोस का माइनस साइन हो जाएगा तो ए साइन टी माइनस ए कोस टी, जीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो। अब कर्वेचर निकालना तो इजी है ना। कर्वेचर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट का क्यूब। टाउ के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है, और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर। ये कर्वेचर और टोर्शन के फॉर्मूलाज हैं, ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मैग्नीट्यूड, जैसे ये निकलेगा ये चीज़ भी कंप्यूट हो जाएगी, ये चीज़ भी कंप्यूट हो जाएगी, तो निकाल लेंगे, ये आप खुद निकाल सकते हो। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट निकालेंगे, वो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, जो आई कैप के साथ है उसका स्क्वायर प्लस इसके साथ जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर आर डॉट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, फिर उसका क्यूब कर देंगे, और वहाँ से फिर मेरा क्या आ जाएगा, कर्वेचर आ जाएगा। तो कर्वेचर क्या आ गया, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप टैली भी कर सकते हैं, कर्वेचर यही निकालना था। डीजी में एक फ़ायदा क्या है, आपसे जब भी कर्वेचर और टोर्शन के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे कि आपको इसको इसके बराबर शो करना है। और मैथ्स में जहाँ पे भी शो डैट का क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे कितना बेनिफिट होता है, आप जब भी निकालते हो तो एट द एंड आपको पता है ना आपका आंसर ये अगर मैच हुआ तो आपका 8 मार्क्स कन्फर्म है।
अदरवाइज अगर सिर्फ इतना लिख देता शो डेट फाइंड द कर्वेचर एंड टोर्शन ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स, तो उस केस में आप निकालते, बट श्योरिटी नहीं आती ना, क्या पता कर्वेचर मैंने सही से निकाला है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। पर अगर शो डेट करके लिखा है तो मतलब वो 8 मार्क्स की कन्फर्मेशन आपको खुद दे रहे हैं। तो काप्पा निकाल लिया। टोर्शन निकालने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पता है आर डॉट का जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट है वो रो वाइज लिख देंगे, आर डबल डॉट के आई जे के कोफिशिएंट लिख दिया, आर ट्रिपल डॉट के आई जे के रो वाइज आपने कोफिशिएंट लिख दिए। तो यहाँ से सोल्व करके आया आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप निकाल लोगे, इतना मैथमेटिक्स कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर कैलकुलस आपने पढ़ा हुआ है। एट द एंड पुट अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट डेफिनेशन है इस सीरीज की, स्क्रू कर्वेचर। स्क्रू कर्वेचर क्या होता है? द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल इज कॉल्ड स्क्रू कर्वेचर। ऐसी डेफिनेशंस दो कर चुके हैं, कर्वेचर की और टोर्शन की। कर्वेचर में क्या था? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट। टोर्शन में क्या था? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाय नॉर्मल। अब इसमें क्या हो गया? प्रिंसिपल नॉर्मल। आपके माइंड में ये चल भी रहा होगा कि हमने आर्क रेट ऑफ रोटेशन टेंजेंट की भी बात कर ली, उसको कर्वेचर कह दिया। आर्क रेट ऑफ रोटेशन हमने बाय नॉर्मल की बात कर ली, उसको हमने टोर्शन का नाम दे दिया। क्या आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल भी कोई चीज़ होती है? हाँ होती है, उसको हम स्क्रू कर्वेचर कहते हैं। स्क्रू पता है ना, वही कई बार बोलते हैं ना दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं, वो वाला स्क्रू नहीं जो हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं, वो वाला। ठीक है, जोक्स अपार्ट। सो बेसिकली क्या है, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है उसके रोटेशन से कितना चेंज आया है आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में, वो चीज़ हमारी क्या है? स्क्रू कर्वेचर है। ठीक है, जैसे वो कर्व का डायग्राम आपको याद है, हम 2 पॉइंट्स लेते थे, एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट Q लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, ये टी कैप इसका टेंजेंट वेक्टर है, वहाँ पे T प्लस डेल्टा टी कैप जो भी आप ले रहे हो, या फिर टी कैप प्लस टी कैप डैश, वट एवर यू आर टेकिंग इट, उनके ऊपर आप क्या ड्रॉ कर दो? प्रिंसिपल नॉर्मल। फिर देखो कि उनके डायरेक्शन में कितना चेंज आया है आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे पॉइंट आगे आगे मूव किया है तो उस वे में प्रिंसिपल नॉर्मल की डायरेक्शन में कितना चेंज आया है। टेंजेंट लिया, उस पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इस तरह से प्रिंसिपल नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऐसे ही वो क्यू पॉइंट है उस पर प्रिंसिपल नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में। पर क्योंकि कर्वेचर है, मीन्स कर्व है वो, तो ओब्वियसली प्रिंसिपल नॉर्मल की डायरेक्शन में थोड़ा डिफ्लेक्शन तो आएगा ना, पैरेलल तो नहीं कहोगे ना, थोड़ा जो डिफ्लेक्शन आया बेसिकली आर्क लेंथ के वेरिएशन से, उसी को हम क्या कह रहे हैं? स्क्रू कर्वेचर। पर डायरेक्शन किसकी देखनी है? प्रिंसिपल नॉर्मल की देखनी है। फाइन। अब आप कहोगे कि भाई हमें प्रिंसिपल नॉर्मल से रिलेटेड कोई फॉर्मूला दे दो ताकि हम कैलकुलेट कर लें। सैरेट फैनेट ने ऑलरेडी दे दिया, काम आसान हो गया कि अगर आपका एन कैप यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल है तो सैरेट फैनेट फॉर्मूला से एन कैप का डेरिवेटिव क्या होता है? टो बी माइनस कापा टी कैप। अब खुद सोचो, अगर सैरेट फैनेट फॉर्मूला ना होता, स्क्रू कर्वेचर का कॉन्सेप्ट तो आ जाता, बट इसका फॉर्मूला डिराइव ना हो पाता। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप स्क्रू कर्वेचर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा? अंडर रूट टो स्क्वायर प्लस कापा स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का काम टी कैप बी कैप कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडर रूट टो स्क्वायर प्लस कापा स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रू कर्वेचर। क्योंकि स्क्रू कर्वेचर क्या है? डेरिवेटिव ले रहे हैं ना एन कैप का विद रिस्पेक्ट टू एस। डेफिनेशन यही कह रही है, डी एन कैप बाई डी एस स्क्रू कर्वेचर है। ठीक है, आर्क रेट का मतलब क्या है? चेंज होना। किसके विद रिस्पेक्ट में? आर्क लेंथ के विद रिस्पेक्ट में। अब बार बार क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आप गलती से भी भूल लो ना कि स्क्रू कर्वेचर होता क्या। दो चीज़ों का आर्क रेट रोटेशन पढ़ लिया, टेंजेंट बाय नॉर्मल, बचा क्या? प्रिंसिपल नॉर्मल, उसको बोल दिया स्क्रू कर्वेचर, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे इफ़ वी गेट द गुड टाइम। Thank you and keep learning, and also if you like the video then please like it, share it and subscribe, and if have any doubts related to the concepts, if have any queries in the concept, you can ask the question in the comment box.